इसमें जो हम आज सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। निज़ाम अदल या इंसाफ की फराहमी क्यों जरूरी है, कि निज़ाम अदल या इंसाफ का जो निज़ाम बनाते हैं उसकी फराहमी क्यों जरूरी है। दीवानी और फौजदारी निज़ाम हाय अदल में फर्क को वाज़ेह करें कि दीवानी निज़ाम अदल क्या है और फौजदारी निज़ाम अदल क्या है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना जरूरी है। नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, निज़ाम अदल। अरसा कबल ये ख्याल था कि ताकत व जबर वो उनसर हैं जिनके बलबूते पर मुआशरती व तहजीबी इर्तिका का अमल शुरू किया जा सकता है और किसी भी किसी तरह भी सही उसे कामयाबी और कामरानी से जारी रखा जा सकता है। लेकिन बहुत जल्द ये खुशफहमी दूर हो गई और ये साबित हुआ कि जबर और ताकत के जोर पर अफराद को चंद सालों तक तो किसी अमर ज़ाब्ता या असूल का पाबंद किया जा सकता है, लेकिन ये उनसर महज आर्जी है और इसमें हरगिज पायदारी ना है। अदल की जरूरत को उस वक्त से लाजमी ख्याल किया जाता रहा है कि जब इंसान वहशत और दरिंदगी के दौर से निकल रहा था। अदल, किसी भी रियासत का बुनियादी काम अदल फराहम करना है। अदल के बगैर रियासत का कामयाब होना बहुत मुश्किल है। तो अदल के लिए निजाम बनाए जाते हैं। इंसाफ, अदल इंसाफ ये है कि हर शख्स को उसका हक मिले, कोई शख्स किसी का हक इन्फ्रिंज ना कर सके। मुआशरा वो असूल और जवाबित बनाए और उन असूल और जवाबित के मुताबिक उनके राइट कवानीन में मौजूद हों और वो राइट उनको मिले। अदल कायम करना रखना मजहबी, इखलाकी और मुआशरती जिम्मेदारी है कि अदल जो कायम रखना है वो मजहबी, इखलाकी और मुआशरती जिम्मेदारी है। निजाम अदल की गैर मौजूदगी में हर शख्स खुद को ताकतवर समझेगा और वही करेगा जो उसके दिल में आएगा। कि जहां निजाम अदल ना होगा, कहते हैं कमजोर लोगों का सहारा कानून होता है, ताकतवर लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो जब मामला अदालत में जाता है तो कानून के मुताबिक मसला हल होता है तो ताकतवर अपनी लिमिट में आता है, कमजोर को उसका हक मिलता है। निजाम अदल का मुस्तहकम बुनियादों पर क्याम मुआशरती और सियासी तरक्की का बाइस ठहरता है, क्योंकि इसकी मौजूदगी इत्मीनान और सुकून का बाइस है। अदल तो बुनियादी चीज है, इंसाफ, कि अगर अदल होगा तो मुआशरे में तमाम इदारे अपनी हदूद और अपनी लिमिट्स में काम करेंगे। जब वो अपनी हदूद और अपनी लिमिट्स में काम करेंगे तो हर इदारा ग्रो करेगा, हर इदारा ग्रो करेगा, हर इदारा अपनी परफॉर्मेंस देगा। कानून शिकनों का वाकयातन जिम्मेदार ठहराकर सजा देना और बेगुनाहों को सजा से बचाना इसके बगैर मुमकिन ना है कि जो गुनाहगार हैं, जो कानून तोड़ते हैं, उनको सजा दी जाए ताकि वो अपने रवैयों को तब्दील करें और बेगुनाहों को सजा ना हो। अदल का क्या काम है? ये जो ट्रायल होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मर्डर ट्रायल जाता है, एक अदालत, दो अदालत, फिर तीसरी अदालत, ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना हो सके। बार बार उसको देखा जाए। उस अदालती निजाम क्या है? ट्रायल क्या है? ट्रायल बुनियादी तौर पे तहकीक है कि एक मसले की तहकीक की जाती है, एक फैक्ट एंड इशू की तहकीक की जाती है, उस पर एविडेंस ली जाती है, क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, तो उससे बेगुनाह जो है वो ना फंसे। इंसाफ की फराहमी मजलूम के लिए तसल्ली और तशफ़ी का बायस है कि जो मजलूम है अगर उसको इंसाफ मिलता है तो उससे तसल्ली और तशफ़ी हो। एक रियासत जिसमें मजलूम को इंसाफ मिले वो उस रियासत के साथ ज्यादा लॉयल होगा। यह बुनियादी अंसर है कि जिसके बगैर अमन और अमान कायम नहीं रह सकता, किसी शोबा जिंदगी में तरक्की नहीं हो सकती। अगर अदल नहीं होगा तो किसी भी शोबा जिंदगी में तरक्की नहीं हो सकती।
तमाम चीजें अपनी लिमिट से बाहर आ जाएंगी। मुआशरा और रियासत पुरअमन तब्दीलियों से तरक्की की मनाजिल तय करता है, वगरना दूसरी सूरत में ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिस मुल्क में अमन होगा तो वहीं इन्वेस्टमेंट आएगी, वहीं लोग सुकून से रहेंगे। तो रियासत के बुनियादी फराइज में अमन कायम करना है, वो अदल के जरिए ही अमन आ सकता है। खाना जंगी और इनकलाब की सूरत में एक कौम, माशरा या रियासत सदियों पीछे चली जाती है। अदल के बगैर जानवरों और इंसानों की जिंदगी में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। कि जानवरों में अदल नहीं होता ना, वहां माइट इज राइट है, तो जानवरों और इंसानों में कोई फर्क नहीं रहेगा। हकूक का तहफ्फुज निजाम अदल से ही मुमकिन है, कि जो हकूक का तहफ्फुज है वो निजाम अदल से मुमकिन है, डिनाइल ऑफ राइट ना हो। आप जिस इदारे में जाएं, अगर आपका हक बनता है तो आपको दिया जाए, तो यह निजाम अदल से ही मुमकिन है। अब हम देखते हैं कि क्रिमिनल और सिविल और क्रिमिनल जस्टिस क्या है, दीवानी और फौजदारी निजाम क्या है। ये बड़ी बुनियादी चीज है। माहिर कानून ब्लैकस्टोन ने खिलाफ वर्जियों या गलत अफआल को दो हिस्सों में तकसीम किया है। उसके नजदीक ऐसी खिलाफ वर्जी या गलत फहमी कि जिसका ताल्लुक किसी शख्स के निजी मामलात या निजी जिंदगी से होता है, और दूसरी वो जिसका ताल्लुक आमा से होता है, पब्लिक। आसान लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि मौसूफ ऐसी खिलाफ वर्जियों, गलत अफआल या जराइम को जाती और आमा पब्लिक में तकसीम करते नजर आते हैं। प्राइवेट राइट्स हैं और पब्लिक राइट्स हैं। दूसरे लफ्जों में ऐसे मामला जिनका ताल्लुक निजी जिंदगी से है वो दीवानी की तारीख में आते हैं। जो निजी मामला हैं, आपके प्राइवेट मामला हैं, उनका ताल्लुक सिविल दीवानी मामला में आता है। और ऐसे मामला जिनका ताल्लुक आमा से है, पब्लिक से है, वो फौजदारी और क्रिमिनल मामला की तारीख में आते हैं। अब देखना यह है कि फौजदारी मामला, क्रिमिनल मामला वो क्या है, कि अगर एक शख्स किसी शख्स को जख्मी करता है, जहां उसने उसकी जात तक नुकसान पहुंचाया, वहां उसके उस अमल से पूरे मुआशरे में खौफ वाला, वो मुआशरे के खिलाफ भी जुर्म है, तो उसे हम पब्लिक कहेंगे, उसे हम ऑफेंस कहेंगे, कि वो ना सिर्फ उसके खिलाफ जुर्म है, वो मुआशरे के खिलाफ भी जुर्म है। इसीलिए स्टेट जो है क्रिमिनल मैटर्स में पार्टी होती है। मजीद वजाहत इस तरह की जा सकती है कि एक जुर्म खता बज़ाहिर निजी होता है, लेकिन इसे आमा पब्लिक जुर्म या खता में शामिल किया जाता है। जो मैंने पहले बयान किया है, किसी को जख्मी करना उसका निजी मामला है, लेकिन चूंकि उसके माबाद असरात मुआशरती और नौमान पर पड़ते हैं, लिहाजा उस जुर्म को पब्लिक करार दिया गया कि वो पब्लिक के खिलाफ ऑफेंस है। गोया जराइम का ताल्लुक आमा मामलात से है, और जो चीज दीवानी व फौजदारी इंसाफ की वजाहत करती है। निजी मामलात में मुताल्लिका कार्रवाइयां दीवानी इंसाफ से मुताल्लिका हैं, जबकि आमा मामलात से मुताल्लिका कार्रवाइयां फौजदारी इंसाफ में शामिल हैं। कोई दीवानी कार्रवाई अगर कामयाब ठहरती है तो उसका बराह रास्त नतीजा कामयाब शख्स की दादरसी है। कि जो निजी मामला है उसका आउटकम क्या आता है, दावा होता है, जवाब दावा होता है, केस चलता है, तो उसका बराह रास्त नतीजा क्या आता है, कामयाब शख्स की दादरसी है, जो कर्जा या हर्जाने की अदायगी है, सजा बतौर तावान है, हुक्म इम्तनाई परमानेंट इंजेक्शन भी मिल सकता है, बसूरत फराहमी कब्जा वगैरह की सूरत में आती है, प्राइवेट राइट्स की सूरत में। ऐसे जबकि अगर फौजदारी कार्रवाई कामयाब होती है, अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मामला जाता है, ऑफेंस है, तो उसका नतीजा सजा जुर्माना वगैरह की सूरत में आता है। बात सूरतों में कोई फेल बैक वक्त दीवानी और फौजदारी कार्रवाई का सजावार भी होता है। हादसे में किसी शख्स की हलाकत के खिलाफ उसके खिलाफ शदीद गफलत के इर्तिकाब में फौजदारी कार्रवाई अमल में आती है, जबकि मुतासरा शख्स ऐसा लापरवाह शख्स
से हर्जाने की खातिर दीवानी कार्रवाई भी अमल में ला सकता है। दोनों चीजें आ जाती है, एक वाकये में दीवानी इशू भी होता है और फौजदारी इशू भी होता है। दीवानी और फौजदारी इंसाफ में फर्क इन नुकात से वाज़ेह है। नंबर 1, दीवानी कार्रवाइयों और इंसाफ का ताल्लुक निजी मामला से, प्राइवेट राइट से, जबकि फौजदारी कार्रवाइयों का ताल्लुक बराह रास्त आमा से है, पब्लिक राइट से। दीवानी इंसाफ से किसी एक शख्स की दादरसी होती है कि दीवानी इंसाफ में, प्राइवेट राइट्स में वो एक शख्स को उसका राइट मिलता है, जमीन के तनाज़े होते हैं, मुख्तलिफ मामलात होते हैं, तो उस शख्स को की दादरसी होती है या उससे मुताल्लिका चंद अशखास की। जबकि फौजदारी इंसाफ में पूरे मुआशरे की दादरसी, पूरे मुआशरे की दादरसी कैसे होती है कि वो ऑफेंस, उसने किसी को जख्मी किया, तो वो जो दादरसी है कि उस ऑफेंस को मुआशरे के खिलाफ ऑफेंस करार दिया गया, तो जब उसको सजा होती है तो पूरे मुआशरे की दादरसी है। दीवानी कार्रवाइयों की कामयाबी का नतीजा डिक्री की सूरत में सामने आता है कि जो फैसला होता है वो डिक्री की सूरत में आता है। जबकि फौजदारी इंसाफ सजा और जुर्माने का नाम है कि फौजदारी इंसाफ क्या आउटकम सजा और जुर्माना होता है। दीवानी कार्रवाइयों या इंसाफ का ताल्लुक जदाद से मुतालिक झगड़ों से है, प्राइवेट राइट से है, जबकि फौजदारी कार्रवाइयों और इंसाफ का ताल्लुक जराइम से, क्राइम से, ऑफेंस से। दीवानी इंसाफ का ताल्लुक मुआशरती ना है क्योंकि वो एक प्राइवेट राइट है, एक शख्स के राइट से या चंद अशखास के राइट के लिए होता है, जबकि फौजदारी इंसाफ का ताल्लुक पूरे मुआशरे से होता है क्योंकि ऑफेंस जो है वो ना सिर्फ उस शख्स के खिलाफ ऑफेंस है बल्कि पूरे मुआशरे के खिलाफ ऑफेंस है। फौजदारी मामलात में मुमलिकत फरीक होती है, फौजदारी मामलात में मुमलिकत फरीक होती है। क्यों होती है कि जब एक मामला पब्लिक के खिलाफ ऑफेंस है तो उसमें रियासत पार्टी होती है, इस वजह से रियासत उसमें पार्टी है। रियासत का पहला हक है केस लड़ना। आप जो अपना प्राइवेट लॉयर करते हैं, अगर सरकारी वकील कहे कि मैं केस लड़ूंगा तो वो नहीं लड़ सकता, पहला हक स्टेट का है। फौजदारी मामलात में मुमलिकत फरीक होती है जबकि दीवानी मामलात में मुमलिकत का ताल्लुक नहीं होता, मुमलिकत फरीक नहीं होती प्राइवेट राइट्स। फौजदारी कार्रवाई में एक तीसरा इदारा मुलविस होता है जिसे पुलिस कहा जाता है। प्राइवेट राइट्स में आपने दावा किया, मुद्दई है, मुद्दा अलह है, यहां एक तीसरा इदारा होता है कि जब कोई फौजदारी मामला होता है तो सबसे पहले आप FIR दर्ज करवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि उस वाकये की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने जो करीब थाना मौजूद है वहां पर करानी होती है, FIR दर्ज करानी होती है। तो पुलिस फिर उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है और चालान अदालत में पेश करती है। कार्रवाई बसूरत इस्तगासा में ऐसा नहीं होता। इस्तगासा क्या होता है? इस्तगासा बुनियादी तौर पे अगर आप कहते हैं कि हम रियासत के इदारे पर एतमाद आप नहीं करते, जो रियासत का इदारा पुलिस है, आपने टैक्स दिया है, उसकी सूरत में वो इदारा कायम हुआ है, तो वो आपके पब्लिक सर्विस दे रहा है आपको। अगर आप वो पब्लिक सर्विस नहीं लेना चाहते, आप खुद वो बात साबित करना चाहते हैं, तो बतौर इस्तगासा आप अदालत में जा सकते हैं और मामले को साबित कर सकते हैं। जबकि दीवानी इंसाफ में इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, दीवानी मामलात में इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं होता। दीवानी और फौजदारी इंसाफ की फराहमी के लिए अलग अलग अदालतें होती हैं। दीवानी अदालतें अलहदा होती हैं, फौजदारी अदालतें अलहदा होती हैं। जैसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर वो दीवानी मामलात देखता है और सेशन जज के तौर पर वो फौजदारी मामलात देखता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा अहम है, और इंग्लिश कवानीन तो बुनियाद है ही इसी की। कस्टम, रस्म की तारीफ कीजिए, माखज़े कानून की हैसियत से इसकी अहमियत पर बहस कीजिए। एक मकबूल और जायज रस्म के लिए क्या लवाज़िमात है? रस्म, कस्टम, यूजेज,
लोगों के इकट्ठे रहने से जो तौर तरीके डेवलप होते हैं उनको रस्म कहते हैं। कॉमनवेल्थ के अल्फाज में एक कानून या हक जो तहरीर ना हो बल्कि आबा-ओ-अजदाद की मंजूरी से एक अरसे तक इस्तेमाल में होने की वजह से कायम हो और रोजाना उस पर अमल हो रहा हो, रस्म कहलाता है। अब ये कह रहा है कि आबा-ओ-अजदाद की मंजूरी से एक अरसे तक इस्तेमाल में होने की वजह से कायम हो। रस्म कैसे कायम रहती है कि रस्म के मुताबिक आबा-ओ-अजदाद ने कोई फैसला दिया, फिर नई नस्ल ने वही फैसला दिया, वही तौर तरीका अपनाया, तो वो रस्म कायम रहती है। जब हम उस रस्म को वही तौर तरीका अपनाना छोड़ देते हैं तो उस रस्म में गैप आ जाता है। कार्टर कहता है कि तमाम अशखास का एक जैसे हालात में यकसा तर्ज अमल रस्म कहलाता है, एक जैसा तौर तरीका, उसको रस्म कहते हैं। कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके तौर तरीके वहां के डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोग सहरा में रहते हैं, उनके अपने तौर तरीके डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो तौर तरीके डेवलप होते हैं वो रस्म कहलाते हैं। सालमन के बकौल रस्म उन असूलों का मजमुआ है जिसने इंसाफ और मफाद आमा के असूलों की हैसियत से खुद को कवी ज़मीर के सुपुर्द किया। तो ब्रिटिश जो कानून है वो बुनियादी तौर पर रस्म की ही बुनियाद पर है, इसीलिए उसको अनरिटन कहा जाता है। कन्वेंशनल रस्म, सॉलमन के नजदीक रिवाजी रस्म से मुराद यह है कि उसका तस्लीम करना, उस पर अमल करना या उसे नाफिज करना मशरूत है। जिस वक्त तक किसी मुआहदे के दो फरीक उसे तस्लीम ना करें उसे कानून का दर्जा हासिल नहीं होता। इसको हम कन्वेंशनल रस्म कहते हैं। लीगल कस्टम, कानूनी रस्म वो होती है जिससे कुव्वत नाफजा हासिल होती है, कि वो रस्म जिसे कुव्वत नाफजा हासिल हो वो कानूनी रस्म कहलाती है, जो बजाते खुद कानून का मुतरादिफ होती है। लीगल कस्टम इज वन whose authority is absolute, कि जिसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट हो तो वो कानूनी रस्म कहलाती है। रस्म बहैसियत माखज़ कानून, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो कानून है वो ज्यादातर रस्म और रिवाज पर ही उनका कानून मुश्तमिल है। बरतानिया का तो खास तौर पर रस्म और रिवाज माशरे के लिए वही हैसियत रखते हैं जो कानूनी मुमलिकत के लिए, और जिस तरह माशरे के बगैर मुमलिकत का तस्वुर नामुमकिन है, इस तरह रस्म के बगैर कानून की हैसियत बेमानी है। रस्म को हमेशा बहैसियत माखज़ कानून बड़ी अहमियत हासिल रही है। इब्तदाई जमाने में तो रस्म को कानून का हम पल्ला समझा जाता था। अब एक बाज़ाब्ता निजाम कानून की रोज बरोज तरक्की के बावजूद रस्म की बहैसियत माखज़ कानून बड़ी अहमियत रखती है। इंग्लिस्तान का कॉमन लॉ अंग्रेजों के मुसल्लमा रस्म रिवाज का मजमुआ है। पाकिस्तान में सरहद और बलूचिस्तान के कबायली इलाकों में रस्म रिवाज को कानून बनाया गया, जो कानून मुसल्लमा रिवाजी असूलों के खिलाफ होता था तो मुआशरा उसकी शदीद मुज़ाहमत करता और ऐसे कानून से पहले ही अपनी मौत आप मर जाता है। जबकि अगर कोई कानून मुरवजा रस्म रिवाज के मुताबिक नाफिज नहीं किया गया तो मुआशरे ने इसे कबूल किया। रस्म बहैसियत सोर्स ऑफ लॉ, कि अगर कोई रस्म पर उनकी पार्लियामेंट कानून साजी कर देती है तो वो कानून जो है वो रस्म से आया, रस्म उसकी माखज़ है। बरतानिया की अदालतों ने रस्मों के मुताबिक जो फैसले किए उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया, तो वो रस्म और रिवाज को जब अदालतें मंजूर कर दें तो वो कानूनी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। अगर पार्लियामान मंजूर कर दे तो रस्म जो है वो माखज़े कानून होती है। अब रस्म की मकबूलियत किन वजूह पर, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कस्टम, कि एक वैलिड कस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रस्म की मकबूलियत की चंद लाजमी शराइत हैं। एक जायज रस्म ही कानून का दर्जा हासिल कर सकती है। एक गलत, खिलाफ अकल और खिलाफ इंसाफ रस्म कभी भी मकबूलियत के जुमरे में नहीं आती। कानून का दर्जा हासिल करने के लिए एक रस्म के लिए चंद जरूरी लवाजमात हैं। वो कौन कौन से लवाजमात हैं? पहला, तसलसल, कंटिन्यूटी। एक रस्म के लिए जरूरी है कि उस पर उस वक्त से जब रस्म वजूद में आई हो तसलसल से अमल हो रहा हो,
ना तो उसके तसलसल में कमी आई हो और ना ही दरमियान में किसी अरसे के लिए ऐसी रस्म मुअत्तल हुई हो। तसलसल के साथ ऐसा अमल रज़ाकाराना तौर पर किया गया कि तसलसल के साथ उस रस्म पर, उस तौर तरीके पर अमल दरामद होता आ रहा हो। कदामत, एक रस्म की मकबूलियत को परखने के लिए देखा जाता है ये कितनी पुरानी, जितनी पुरानी होगी इसका मतलब है कि ये रिवाज रस्म उस वक्त से चली आ रही है, क्योंकि एक रस्म जितनी पुरानी होगी उतनी मौसर होगी कि वो लोगों के लिए वो तौर तरीका बेहतर होगा जिस पर वो अमल कर रहे होंगे, इतनी मोतबर और काबिल अमल समझी जाएगी। बाज़ माहिर कानून ने ये पाबंदी आयद की है अगर कोई रस्म 700 बरस पुरानी होगी तो ज्यादा मोतबर समझी जाएगी, लेकिन ऐसी पाबंदी दुरुस्त नहीं है। एक पैरामीटर बनाया 700 साल, लेकिन बाज़ जुरिस्ट कहते हैं कि ऐसी पाबंदी दुरुस्त नहीं है। माकूलियत, रीजनेबलनेस, रस्म को अकली और अमली लिहाज से माकूल होना चाहिए, इससे जुल्म और नाइंसाफी का तहफ्फुज ना मिलता हो बल्कि इस पर अमल करने से हकूक़ और इंसाफ का बोलबाला होता। रस्म को हक और सदाकत और फितरी तकाज़ों से हम आहंग होना चाहिए, मतलब रस्म ऐसी होनी चाहिए कि जो इंसाफ को फरोग दे। इंसाफ क्या है कि चीजों का अपनी जगह पर होना, सिस्टम का चलना, तमाम पुरुषों का अपनी जगह पर होना, ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ना होना। रस्म ऐसी हो जो उनको, जो चीजें अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो उनको उनकी ज्यूरिसडिक्शन में ले जाए। वनी या इस तरह की रस्म नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी रस्म को कानून की हैसियत हासिल होती है। कन्फर्मिटी ऑफ स्टैट्यूट लॉ, कानून मौजूआ से मुताबिकत। रस्म किसी तौर पर मौजूए कानून से मुतसादम ना होना चाहिए। कोई रस्म उस वक्त तक कानून का दर्जा हासिल नहीं कर सकेगी जब तक कि वो मौजूदा कानून से हम आहंग ना हो। मौजूदा कानून से इख्तिलाफ करने वाली रस्म अपनी माकूलियत खो बैठे। जैसे कि हमारे मुल्क में जिरगा सिस्टम की इजाजत नहीं है। जिरगे के किए हुए फैसले, हमारे यहाँ अदालती निजाम मौजूद है, तो जब जिरगे का किया हुआ फैसला है तो वो हमारे इस निजाम से मुतसादिम है कि जब एक फोरम मौजूद है ऑलरेडी अदालतों का, तो फिर जिरगे क्यों फैसला करें। हमारी अदालतों ने फैसले भी दिए कि इस मुल्क में जो जुडिशियल सिस्टम मौजूद है उसी के तहत रेमेडी ली जाए, कानून मौजूदा से मुताबिक। ऑब्जर्वेशन एज ए राइट, रज़ाकाराना अमल। रस्म पर एक तवील अरसे से अमल होना उससे मशरूत है कि अमल रज़ाकाराना तौर पर होता रहा हो, इसमें जबरो इकराह का कोई अमल दखल ना हो। रस्म उस सूरत में मकबूल समझी जाएगी जबकि वो फितरी असूलों से हम आहंग हो और उस पर अमल दरामद बा रज़ा व रग़बत होता रहा हो और उसकी कसीर तादाद उस पर अमल कर, मतलब है कि उस रस्म पर रज़ाकाराना अमल होता रहा, रज़ाकाराना तौर पे लोग उस पर अमल करते रहे। नॉट अपोज टू मोरालिटी, रस्म गैर इखलाकी ना हो, रस्म गैर इखलाकी ना हो। रस्म को इखलाकियात के मुसल्लमा असूलों के ताबे होना चाहिए, इससे इखलाक के मुतासिर होने का इम्कान ना हो। ऐसी रस्म गैर कानूनी होगी जिससे मुआशरा इखलाक तबाह बर्बाद फाशी बद इखलाकी फैलती हो, जिससे बद इखलाकी फैलती हो तो वो रस्म भी नहीं होनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टॉर्ट एंड क्राइम एंड टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ जस्टिस। लफ्ज टॉर्ट की तारीफ कीजिए, इसकी क्या खसूसियात हैं। नेज, जुर्म और टार्ट और खिलाफ वर्जी मुआहिदा में क्या फर्क है। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस बुनियाद है आपकी, इसमें टॉर्ट का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, इजमेंट का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, पीपीसी के कॉन्सेप्ट्स भी इसमें मिलेंगे, प्रॉपर्टी। बेसिकली ये बुनियाद बनाने वाला सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, इक्विटी का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। पार्ट 2 में इक्विटी, इंटरनेशनल लॉ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप। तो इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स दिए गए। तो अगर बुनियाद, बेसिकली स्टूडेंट की बुनियाद बनती है इससे,
अब हम देखते हैं जी टॉर्ट। सॉल्वेंट के बकौल टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर डैमेजेस। टॉर्ट एक ऐसा बिला मुआहदा ज़रर है जिसके खिलाफ मुआवजा हासिल करने के लिए दीवानी दावा दायर करने का चाराकार हासिल है। टॉर्ट बुनियादी तौर पे आपके जाती और खानगी हकूक में मुदाखलत की जाती है, तो उसके खिलाफ आपको सिविल रेमेडी दी गई है, चाराकार रेमेडी। सिविल अदालतों में जाकर आप कॉम्पनसेशन वसूल कर सकते हैं, हर्जाना वसूल कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि जब एक ऑफेंस होगा तो वो एक ही वक्त में मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी हो सकता है, एक ऑफेंस भी हो सकता है और साथ ही वो टॉर्ट हो सकता है। कि वो अगर जाती और खानगी हकूक में मुदाखलत है तो आप उस शख्स को सजा भी करवा सकते हैं और उससे कंपनसेशन भी ले सकते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे एक सजा दी गई है वही काफी है। वो तो उसके ऑफेंस के नतीजे में उसको सजा दी गई है, जो मुआशरे के खिलाफ उसने ऑफेंस किया था, उसकी रेमेडी मुआशरा ही है, वो शख्स भी है। वो अगर ये स्पेशल राइट है जो उसके जाती और खानगी हकूक में उसने मुदाखलत किया, उस सिलसिले में वो उससे कंपनसेशन भी वसूल कर सकता है, और वो सिविल अदालत में। अभी हमने पढ़ा है क्रिमिनल और सिविल अदालत, तो जो ऑफेंस है वो क्रिमिनल अदालत में केस चलेगा, और जो उसने जाती और खानगी हकूक में उसके मुदाखलत किया उसके हवाले से कंपनसेशन का केस सिविल अदालत में चलेगा, और जो उसने ऑफेंस किया वो क्रिमिनल अदालत में चलेगा। उसका आउटकम सजा और इसका आउटकम कॉम्पनसेशन। दूसरी तारीख हम देखते हैं, टॉर्ट ऐसा फेल या तर्के फेल है जो किसी के जाती या कानूनी हक पर मुज़िर असर डाले। टॉर्ट का लफ्ज लातीनी लफ्ज टार्टम से अखज़ है, जिससे मुराद ज़रर रसां फेल है। कोई भी ऐसा ज़रर रसां फेल जिसकी बिना पर कोई दीवानी कार्रवाई ना हो सके टॉर्ट नहीं कहलाता। कोई भी ऐसा फेल जिससे किसी के कानूनी निजी हकूक को नुकसान या ज़रर पहुंचे और मुतासरा शख्स इस वजह से हर्जाना हासिल कर सके, टॉर्ट कहलाता। अंग्रेजी जबान में इसका मुतवादिल लफ्ज रॉन्ग है। टॉर्ट का लफ्जी मफहूम मरोड़ना, बल देना या उलझाना है। टॉर्ट एक ऐसा बिला मुआहदा ज़रर है जिसकी बिना पर दीवानी दावा दायर करके मुआवजा हासिल किया जा सकता है। मजीद वजाहत के लिए टॉर्ट के बारे में प्रिवी काउंसिल का नुक्ता नजर यह है, टॉर्ट से ऐसा फेल बेजा मुराद है जिससे किसी के हक कानूनी पर मुज़िर असर पड़े, जिसके किसी के हक कानूनी राइट पर मुज़िर असर पड़े। दरअसल कानून टॉर्ट के पस मंजर में यह मकूला मौजूद है कि कानून हर मुज़रिद को चाराकार फराहम करता है, यू बी जस्ट यू बी रेमिडम, कि हर शख्स को चाराकार हासिल है। बाज़ अफ़ाले बेजा की अक़साम इस किस्म की होती है कि जो मौज़ूआ कानून की गिरफ्त में नहीं आती। ऐसी सूरत में कानून टॉर्ट अपना किरदार अदा करता है। हर शख्स को हक हासिल है कि अगर कोई शख्स उसके हकूक के कानूनी में बेजा मुदाखलत करे और नुकसान पहुंचाए, फिर दस्तंदाजी का मुर्तकिब हो तो मुतासरा शख्स कानून टॉर्ट की मदद से हर्जाना या मुआवजा वसूल कर सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इसमें कि जो मुल्क का जो स्टैट्यूटरी लॉ है कि किसी शख्स के जाती और खानगी हकूक में अगर कोई मुदाखलत करता है, अगर उस पर स्टैट्यूटरी लॉ मौजूद नहीं है तो भी टॉर्ट के तहत उससे जुर्माना या कॉम्पनसेशन वसूल की जा सकती है, कि उस पर स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बना है तो हम टॉर्ट के जरिए जुर्माना, हर्जाना, कॉम्पनसेशन उससे वसूल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, खसूसियात।
मुआवजा या हर्जाना की अदायगी कॉम्पनसेशन, कानून टार्ट में जो शख्स जाती या खानगी हकूक के हवाले से अफवाले बेजा, अगर एक शख्स के जाती या खानगी हकूक के हवाले से अफवाले बेजा, एक शख्स को घर में जाकर वो जख्मी करता है तो उसके जाती और खानगी हकूक के हवाले से ये अफवाले बेजा है, उसका फेल बेजा ठहरता है, उसके खिलाफ मुतासरा शख्स उससे मुआवजा हर्जाना हासिल करने का हकदार है। अगर मुर्तकिब शख्स अज खुद हर्जाना या मुआवजा अदा ना करे तो मुतासरा शख्स बजरिया अदालत ऐसा मुआवजा और हर्जाना हासिल कर सकता है। राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, इस्तेहकाक जाती, कानून टार्ट खानगी या जाती किस्म के हकूक पर हमला या मुदाखलत के खिलाफ मुतासरा शख्स का चाराकार है। जो शख्स किसी दूसरे शख्स के खानगी रहने के और प्राइवेट राइट्स के हकूक में मुदाखलत करता है तो सिर्फ मुतासरा शख्स की अदालत दीवानी के जरिए कार्रवाई का मजाज है, मुआशरे के दीगर अफराद का इससे कोई ताल्लुक ना है। मुआवजा ज़र नकद, कॉम्पनसेशन इन मनी, कानून टार्ट के तहत फेल बेजा के मुर्तकिब शख्स को मुतासरा शख्स के नुकसान की तलाफी करने को कहा जाता है। ये तलाफी मुआवजा या हर्जाना की सूरत में होती है और हर्जाना या मुआवजा ज़र नकद की सूरत में दिलाया जाता है। टार्ट के तहत फेल बेजा वाहिद फेल बेजा है जिसमें नुकसान की तलाफी सिर्फ ज़र नकद में मुमकिन है। क्या कहते हैं जी? ज़र नकद में मुमकिन है। अब हम देखते हैं टार्ट और जुर्म में फर्क, डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टार्ट। टार्ट निजी हकूक को जरर पहुंचाने का नाम है, जुर्म मुआशरती हकूक को नुकसान पहुंचाने का नाम है। जुर्म जो है वो एक शख्स के खिलाफ नहीं है, वो मुआशरे के खिलाफ है। जुर्म क्रिमिनल कोर्ट में केस चलेगा, टार्ट का केस सिविल कोर्ट में चलता है। टार्ट में सिर्फ मुतासरा शख्स कार्रवाई कर सकता है। टार्ट में जिस शख्स के खानगी या जाती हकूक मुतासर हुए वो शख्स कार्रवाई कर सकता है। जुर्म में हुकूमत या रियासत मुआशरे की नुमाइंदगी करते हैं। जुर्म में स्टेट पार्टी होती है। टार्ट से जाती हकूक मुतासर होते हैं कि उस शख्स को उसके घर में जो उसने जख्मी किया है, तो जब हम उसे जुर्म के तौर पर देखेंगे तो वो मुआशरे के खिलाफ जुर्म है, साथ ही वो उसके खानगी हकूक भी मुतासर किए हैं। तो जब हम कॉम्पनसेशन लेने जाएंगे तो वो उस लेवल पर हमारे जाती हकूक मुतासर है। जुर्म से मुआशरा जद में आता है कि जो उसने क्रिमिनल एक्ट किया है उससे मुआशरा जद में भी आया है। लेकिन टार्ट के हवाले से जब हम कॉम्पनसेशन करेंगे तो जाती हक मुतासर हुआ। टार्ट में कार्रवाई मुतासरा शख्स करता है, जुर्म में कार्रवाई हुकूमत या रियासत के नाम पर होती है। टार्ट में हर्जाना या मुआवजा, टार्ट में जब हम केस करते हैं तो आउटकम हर्जाना या मुआवजा ज़र नकद की सूरत में आता है। जुर्म में हर्जाना या मुआवजे के साथ सजा भी होती है, क्रिमिनल केस में सजा भी हो सकती है। टार्ट में अदालत दीवानी ही कार्रवाई की मजाज होती है। जुर्म में कार्रवाई फौजदारी या बाज़ सूरतों में दीवानी अदालतों में भी होती है। तो समझने वाली बात यह है कि एक शख्स ने उसको जख्मी किया, उसके घर में उसके खानगी और शख्सी हकूक मुतासिर किए, तो जख्मी करने की सूरत में एक क्रिमिनल ऑफेंस बना, तो वह मामला FIR पर चला गया। उसके साथ साथ वो उसके जाती खानगी हकूक भी मुतासिर हुए, तो वो कंपनसेशन के लिए सिविल अदालत में जाएगा और सजा दिलाने के लिए वो क्रिमिनल कोर्ट में कंपनसेशन भी लेगा और उसको सजा भी होगी। टार्ट और खिलाफ वर्जी या मुआहदा में फर्क, डिफरेंस बिटवीन टार्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई मुआहदा माबैन फरीकैन नहीं होता। टार्ट में जो है कोई मुआहदा फरीकैन नहीं होता, एक शख्स उसका हक इंफ्रिंज करता है। फरीकैन के दरमियान एक काबिल निफाज मुआहदा मकसूद होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि फरीकैन के दरमियान एक मुआहदा मौजूद होता है। यह खिलाफ कानून फेल या तर्के फेल है जो दूसरे शख्स के जाती कानूनी हकूक को मुतासिर करता है
उसके जाती और खानगी कानूनी हकूक को मुतासर करता है। मुआहदा फरीकैन को उन शराइत पर पाबंद करता है जो अपनी मर्जी आजाद से तय हुए हैं। मतलब है कि मुआहदे में उनकी मर्जी शामिल होती है उन शराइत पर। टार्ट में तो यह है कि वो उसका राइट इन्फ्रिंज कर रहा है, उसमें उसकी मर्जी तो शामिल नहीं होगी। फेल बेजा की अहमियत के मुताबिक मुआवजा या हर्जाना अदा करना होता है। टार्ट में जो फेल बेजा किया है उसकी अहमियत के मुताबिक मुआवजा और हर्जाना ज़र नकद में अदा करना होता है। खिलाफ वर्जी मुआहदा में ऐसा मुआहदे की शराइत के मुताबिक होता है कि मुआहदे की शराइत में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक उन्हें उनके राइट डिटरमिन होते हैं। टार्ट में मुआवजे का तायुन नहीं होता। टार्ट में मुआवजे का तायुन नहीं होता। मुआहदे में मुआवजे का तायुन होता है। अगर ना भी हो तो अदालत खुद वाक़यात और शहादत पर तायुन कर सकती है। मुआहदा दो लोगों के दरमियान है। टार्ट जो दो लोगों के दरमियान रिलेशन कायम हुआ है वो खुशी से कायम नहीं हुआ है, वो अफाले बेजा से हुआ है, वो मर्जी से शराइत तय हुई है। वहां पर कानून के मुताबिक जिम्मेदारी लागू होती है टार्ट में। चूंकि शराइत मुआहदा में फरीकैन की मर्जी होती है, लिहाजा जिम्मेदारी भी फरीकैन की। जो मुआहदा है वो दो लोगों के दरमियान है, उनकी मर्जी से एक दूसरे पर जिम्मेदारियों का तायुन है। टार्ट में तो मर्जी होती नहीं है दो लोगों के दरमियान, तो उसमें जो कानून ने जिम्मेदारी उन पर लागू की है वही होती है। अब हम देखेंगे इज ए रॉन्गफुल एक्ट ए टार्ट एंड क्राइम एट द सेम टाइम। एक फेल बेजा आप यूं समझें कि जो उसने गलत काम किया। कब जुर्म और टार्ट है। किसी पर हमला करना, हतक इज्जत, चोरी वगैरह इस किस्म के फेल बेजा हैं जो एक वक्त में टार्ट भी हैं और जुर्म भी हैं। ये अक्सर सवाल आता है जुर्म और टार्ट वाला। अगर कोई फेल बेजा किसी के जाती और खानगी हकूक तक मुतासिर कुन है तो टार्ट है। अगर उससे मुआशरा मुतासिर हो तो जुर्म भी है। ऐसी सूरत में फौजदारी कार्रवाई भी होती है और फेल बेजा के मुर्तकिब शख्स को हर्जाना और मुआवजा भी देना पड़ता है। अगर किसी फेल को जो फेल बेजा के जुमरे में आता हो मुआशरती बहबूद की निगाह से देखा जाए तो ऐसा फेल बेजा टार्ट के साथ साथ जुर्म भी बन जाता है। मुकदमात में अक्सर बेशतर इस किस्म की सूरत हाल से वास्ता पड़ता है और एक ही फेल बेजा को हर दो सूरतों में सामने रखा जाता है। मुर्तकिब शख्स को दोहरी जिम्मेदारियों से ताज़ी सजा किया जाता है। फेल बेजा का मुर्तकिब शख्स इस सूरत हाल में यह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकता कि चूंकि उसे मुताल्लिका जुर्म में सजा दी गई है लिहाजा वो टार्ट के तहत सजा और सजावार नहीं है। एक शख्स जब रात के वक्त किसी के घर में दाखिल होता है तो ये जुर्म भी है और खानगी हकूक में मुदाखलत की बिना पर टार्ट भी है। बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक घर में दाखिल होता है तो एक वक्त में वो जुर्म भी कर रहा है और साथ साथ उसके जाती और खानगी हकूक में मुदाखलत कर रहा है। ये रियासत ने आपको सहूलत दी है कि एक शख्स जो क्राइम कर रहा है वो ऐसा काम, क्राइम भी नहीं, ऐसा काम जो उस शख्स के जाती और खानगी हकूक को मुतासिर करे तो एक वक्त में जो भी सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई उसके खिलाफ होगी लेकिन साथ साथ टार्ट भी होगा, उसे हर्जाना भी देना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि एक फेल बेजा कब जुर्म, टार्ट और खिलाफ वर्जी मुआहदा है। इज ए रॉन्गफुल एक्ट ए टार्ट, ए क्राइम एंड ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर वो टार्ट की भी खिलाफ वर्जी है, वो क्राइम भी है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। देखते हैं बाज़ अफ़ाले बेजा इस किस्म के होते हैं कि एक ही वक्त में वो जुर्म भी तस्वुर किए जाते हैं, टार्ट भी होते हैं और खिलाफ वर्जी मुआहदे के जुमरे में भी आते हैं। इस किस्म के अफ़ाल में एक वक्त में टार्ट, जुर्म और खिलाफ वर्जी मुआहदे की बिना पर कार्रवाई हो सकती है। इसकी मिसाल हम लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैद बकर से फ्रॉड की नीयत से मुआहदा करता है, पहले ही उसकी सोच में फ्रॉड है कि वो 100 बोरी चावल दे और मुआहदे में ये शर्त शामिल है
कि जैद ये 100 बोरी चावल असगर को देगा। जैद और बकर के दरमियान मुआहदा हो रहा है कि जैद ये 100 बोरी चावल असगर को देगा, लेकिन उसकी सोच में फ्रॉड है। असल रकम बकर को लौटा देगा कि जैद जो है वो 100 बोरी चावल असगर को देगा और असल रकम जो है वो बकर को लौटा देगा। अब जैद ये 100 बोरी चावल फरोख्त कर देता है और रकम खुद इस्तेमाल करता है, आगे असगर को देता ही नहीं, बेच देता है और खुद इस्तेमाल कर लेता है। अब सूरत हाल यह है कि जैद की नीयत चूंकि इब्तिदा से फराड की थी, लिहाजा ये एक जुर्म है। शुरू से उसकी नीयत फराड की थी ना, उसने मुआहदे की शराइत पे अमल नहीं किया। उसके दरमियान मुआहदा क्या हुआ था कि आपने ये 100 बोरी असगर को दे दी और पैसे वापस मुझे ला के देने। अब उसने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी बन गया, फ्रॉड की नीयत थी तो जुर्म बन गया। ये खिलाफ वर्जी मुआहदा है। इलावाजी चूंकि जैद का फेल बेजा बकर और असगर दोनों के हकूक के खिलाफ है, दोनों के हकूक, लिहाजा ये टाट भी है कि उन दोनों के हकूक के भी खिलाफ है। अब जैद के खिलाफ वर्जी मुआहदा टाट और जुर्म के खिलाफ बैक वक्त कार्रवाई हो सकती। ये कार्रवाई कानून मुआहदा ताज़ीरात कानून मुआहदा के तहत भी कि उसने मुआहदा तोड़ा, उसके तहत भी कार्रवाई होगी। ताज़ीरात पाकिस्तान उसने फ्रॉड किया, उसके तहत भी कार्रवाई होगी। और कानून टाट के तहत, तीनों कानून के तहत कि उसने उस मुआहदे को भी तोड़ा तो कानून मुआहदा, जो खिलाफ वर्जी उसने की तो रेलेवेंट स्टैट्यूट के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कानून मुआहदे के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड उसके तहत भी होगी, कानून टाट के तहत भी होगी। गोया जैद एक वक्त में हर्जाना भी अदा करेगा, सजा भी भुगतेगा और मुआवजा भी अदा करेगा, और वो ये उज़र नहीं ले सकता क्योंकि उसे एक जुर्म में सजा दी गई है, लिहाजा वो उससे मुंसलिक दीगर जराइम से बरी जिम्मा है। कानून में ऐसी उज़र की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो टाट बुनियादी तौर पर आपके हकूक को रिकॉग्नाइज किया गया है, उसके खिलाफ जो दीवानी या फौजदारी कार्रवाई है वो तो होनी ही होनी है, साथ साथ आपको कंपनसेशन भी मिलेगी। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्सन, डिफाइन पर्सन एंड इट्स काइंड्स एंड डिस्कस द राइट एंड लायबिलिटीज अटैच्ड विद ए पर्सन। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इलीगल पर्सन। लफ्ज शख्स से क्या मुराद है, शख्स की कौन सी दो अकसाम है, कानूनी शख्स और फितरी शख्स में फर्क को वाज़ेह कीजिए। सालमन के बकौल शख्स से मुराद वो मखलूक है जिसको कानून हकूक व फराइज का अहल तसव्वुर करता है। देखें, जो हकूक व फराइज का अहल है कानून उसको शख्स तसव्वुर करता है। जो इंसान हो, पागल हो, मखबूतुल हवास हो या कोई माइनर हो, जो अपने हकूक व फराइज पूरा नहीं कर सकता, उसको कानून शख्स तसव्वुर नहीं करता। क्यों नहीं करता? कानून में एक हक दिया गया होता है, वो किसी की ऑब्लिगेशन होता है। कोई राइट विदाउट ऑब्लिगेशन नहीं होता, और ये रेसिप्रोकल होते हैं कि एक शख्स का राइट दूसरे की ऑब्लिगेशन होता है, दूसरे का राइट पहले शख्स की ऑब्लिगेशन होता है। तो जो दिमागी तौर पे अपसेट है वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकता, तो कानून की नजर में वो शख्स नहीं है। मौसूफ के नजदीक इंसान के मुकाबले में शख्सियत एक वसी तर इस्लाह है। आमतौर पर शख्स की इस्तिलाह इंसान के मायनों में इस्तेमाल होती है, लेकिन कानून में शख्सियत की इस्तिलाह इंसान से बढ़कर है। मिसाल के तौर पे कानून रूमा में गुलाम इंसान होने के बावजूद मिसल जानवर है, उसे किसी किस्म की कोई हकूक हासिल ना है, लिहाजा वो शख्स के जुमरे में नहीं आता।
हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान जो हकूक व फराइज का मालिक है शख्स है, और एक इंसान जो हकूक व फराइज का मालिक ना है शख्स नहीं है। बाज़ औक़ात गैर ज़ी रूह इदारों को शख्स का दर्जा दिया जाता है। बाज़ इंस्टीट्यूशन इदारे, हमारी डेफिनेशन क्या है, जो हकूक व फराइज पूरे कर सके वो शख्स है, चाहे इसमें मादी इंसान हो या कोई इदारा हो। जैसे कि एक कारपोरेशन है, नेशनल बैंक है, हम उसे एक शख्स तस्वुर करते हैं, उसके खिलाफ लेजिस्लेशन, जो उसके खिलाफ हम मुकदमात हैं वो नेशनल बैंक के खिलाफ करते हैं। फर्द आते रहते हैं जाते रहते हैं प्रेजेंट। नेशनल बैंक एज ए कारपोरेशन, एज ए इदारा हकूक व फराइज पूरे करता है। हम उसके खिलाफ केस करते हैं तो जो हमारा राइट है वो हमें देता है, अगर कोई ऑब्लिगेशन है हमें वो पूरी करनी पड़ती है। मसलन ज्वाइंट स्टाफ कमेटी, कारपोरेशन, फर्म वगैरह कानूनी लिहाज से अशखास है, जबकि बाज़ औक़ात ज़ी रूह इंसान को भी शख्स नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें हकूक व फराइज हासिल नहीं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पर्सन, कि शख्स की अक़साम कौन सी। शख्स की तारीफ क्या होगी कि जो हकूक व फराइज पूरे कर सके, चाहे वो ज़ी रूह हो या चाहे इदारा हो। कुदरती या फित्री, नेचुरल पर्सन, कुदरती या फित्री शख्स से मुराद हर वो ज़ी रूह है जो हकूक व फराइज को समझता है। पैदाइशी तौर पर अशरफुल मखलूकात को शख्स कह सकते हैं। ऐसे अशखास के वजूद की तायीद व तस्दीक रियासत करती है, इन्हें हकूक अता करती है और फराइज का पाबंद बनाती है। कि वो ज़ी रूह जो हकूक व फराइज को समझ सके तो उसको हम शख्स कहते हैं, उसे नेचुरल पर्सन। शख्स की अक़साम में पहली अक़साम के कुदरती या फित्री नेचुरल पर्सन, दूसरी है कानूनी शख्स, लीगल पर्सन। ऐसा ज़ी रूह नहीं होता बल्कि फर्जी होता है। कानून के वज़ा करदा मफरूजा की बिना पर उसे शख्स कहा जाता है, क्योंकि ज़ी रूह ना होने के बावजूद हकूक व फराइज के हामिल होते हैं। कि वो ज़ी रूह होने नहीं होता, उसके बावजूद वो हकूक व फराइज पूरे कर सकता है। अब कानूनी शख्स की मजीद कई अक़साम है। बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं, फित्री और लीगल। लीगल में वो है जो ज़ी रूह नहीं। इसमें कौन सी है? कारपोरेशन। कानून की नजर में अफराद के मजमूए को शख्स का नाम दिया जाता है। अफराद जो कारपोरेशन को शख्स का रूप देते हैं और उसके अरकान होते हैं, ये शख्स कभी नहीं मरता बल्कि हमेशा अपना वजूद बरकरार रखता है। किसी कारपोरेशन के चंद अफराद मर जाएं या कारपोरेशन से अलहदा भी हो जाएं तो कारपोरेशन बरकरार रहेगी, उसकी शख्सियत। मतलब एक कारपोरेशन है। कारपोरेशन क्या होती है? कारपोरेशन एक ऐसा इदारा जो खुद अर्न करके चलता है। तो जो कारपोरेशन में इदारा, हैसियत इदारा, वो रजिस्टर्ड कराते हैं। तो जो केस होता है वो कारपोरेशन के नाम पर होता है। कारपोरेशन में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो इदारा कायम रहता है और वो अपने हकूक व फराइज पूरे करता है। उस कारपोरेशन के खिलाफ केस करते हैं तो जो हमने उस पर ऑब्लिगेशन की होती है वो पूरा करता है, वो पे करता है। दूसरा इदारा या अंजुम, इंस्टीट्यूशन, चंद अशखास पर मुश्तमिल अंजुमन या इदारा बगैर किसी जाती मफाद के किसी काम की निगरानी कर रहा हो तो बाहमी तौर पर वो इदारा या अंजुमन शख्स कहलाएगी। मिसाल के तौर पर किसी मस्जिद का इंतजाम चलाने के लिए चंद अफराद पर मुश्तमिल इदारा या अंजुमन, या फिर कोई खैराती अस्पताल चलाने के लिए चंद अफराद पर मुश्तमिल इदारा अंजुमन। ऐसा इदारा अंजुमन कानूनी लिहाज से शख्सियत का है कि कोई भी इदारा जो चंद लोग चला रहे हैं, इदारा या अंजुमन, वो इंस्टीट्यूशन, वो शख्स कहलाएगा क्योंकि वो हकूक व फराइज पूरे कर सकता है। तीसरा, वक्फशुदा जायदाद या फंड, ट्रस्टेड फंड ऑफ स्टेट। जब कोई शख्स अपनी जायदाद किसी फलाई काम के लिए वक्फ कर दे तो अपनी दौलत किसी रिफाई काम की गर्ज से मखसूस कर दे तो ये रकम या जायदाद
एक मफरूजा शख्सियत का रूप धारण करती है। चूंकि ऐसी जायदाद की देखभाल के लिए चंद हकूक व फराइज आयन होते हैं, लिहाजा ऐसी जायदाद या दौलत को कानूनी तौर पे शख्स की, ट्रस्ट भी जो है ये शख्स की हैसियत रखता है कि ये हकूक व फराइज पूरे कर सकता है। फितरी और कानूनी शख्स में फर्क, डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड नेचुरल पर्सन। तो हमने ये समझा कि कानून की नजर में शख्स वो है जो हकूक व फराइज पूरे कर सके। फितरी शख्स का वजूद पैदाइशी है। जो फितरी शख्स होता है, कोई जीर होती है, तो वो पैदाइशी है। कानूनी शख्स के वजूद का ताल्लुक पैदाइश से ना है, वो तो रजिस्टर्ड करानी पड़ती है कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन। फितरी शख्स को अपने वजूद के लिए किसी दरखास्त वगैरह की जरूरत नहीं है। फितरी शख्स जो है उसको अपने वजूद के लिए कोई दरखास्त की जरूरत नहीं है। कानूनी शख्स को अपने वजूद के लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। जो कानूनी शख्स होता है, कोई कॉर्पोरेशन होती है, उसे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तो उसके लिए दरखास्त देनी पड़ती है। फितरी शख्स को मखसूस रियासती इख्तियारात की जरूरत नहीं होती। कानूनी शख्स को मखसूस रियासती इख्तियारात की जरूरत होती है। फितरी शख्स के लिए यह सवाल गैर मौसर है कि वो कब से जिंदा है या वजूद रखती है। अल्लाह मियां ने जब उसको पैदा किया उस वक्त से ही वो वजूद रखती है। कानूनी शख्स को अपना वजूद मनवाने के लिए बताना पड़ता है कि वो कब से जिंदा है, कब से वो रजिस्टर्ड हुआ है। फितरी शख्स एक मुजस्सम है, मुजस्सम, कायम। कानूनी शख्स एक मफरूजा है। फितरी शख्स का वजूद मौत के बाद खत्म हो जाता है। कि फितरी शख्स जब मर जाता है तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन खत्म हो जाते हैं। कानूनी शख्स कभी नहीं मरता जब तक कि उसे कानूनी तौर पर खत्म ना किया जाए। जैसे ब्रिटानिया में क्राउन है, तो किंग मर जाता है, गोश्त पोश का इंसान, क्राउन इंस्टीट्यूशन है वो कायम रहता है। जो इंस्टीट्यूशन है वो कायम रहते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है वो वक्त के साथ साथ चलते रहते हैं। फर्द जो है वो एक वक्त पर खत्म हो जाता है। फितरी शख्स को अमाल व अफआल के लिए किसी कारिंदे की जरूरत नहीं होती। जो फितरी शख्स है उसको अमाल व अफआल के लिए फेल काम के लिए किसी कारिंदे की जरूरत नहीं होती। कानूनी शख्स को अफआल व अमाल के लिए कारिंदों की जरूरत होती है। वही कारिंदे जो उस कॉर्पोरेशन को, उस फर्म को चला रहे होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन वो फर्म कायम रहती है। आपने कई फर्में सुनी होंगी जी, 1933 में बनी है जी, 1900 कुछ में बनी है, और अब तक वो बिजनेसमैन उनका नाम होता है, वो फर्म चलती रहती है। और वो जो बिजनेस लोग चला रहे होते हैं, जो उस फर्म को चला रहे होते हैं, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन वो फर्म कायम रहती है। फितरी शख्स के हकूक व फराइज मुतय्यन होते हैं। फितरी शख्स के हकूक व फराइज मुतय्यन होते हैं। कानूनी शख्स के हकूक व फराइज में कमी बेशी हो सकती है, कि जो कानूनी शख्स है उसके हकूक व फराइज में कमी हो सकती है। इसी में हम आगे देखते हैं कि लीगल पोजीशन ऑफ डेड मैन, अनबॉर्न चाइल्ड, लोअर एनिमल एंड स्टेट एज ए पर्सन। मुर्दा शख्स कि मदरजा झैल की कानूनी हैसियत पर बहस करें कि मुर्दा शख्स की कानूनी हैसियत क्या होती है, गैर पैदाशुदा बच्चे की कानूनी हैसियत क्या होती है, जानवर की कानूनी हैसियत क्या होती है, रियासत बहैसियत शख्स की कानूनी हैसियत क्या होती है। डेड मैन, मुर्दा शख्स, कानून की नजर में इंसान मर जाने के बाद शख्स नहीं रहता। वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकता तो वो शख्स नहीं रहेगा। हम कहते भी हैं जी मैयत को ये करम, नाम भी कर नहीं लेते, मैयत कहते हैं। जिंदगी के खात्मे के साथ ही उसकी कानूनी शख्सियत खत्म हो जाती है। आम तसव्वुर यह है कि एक इंसान की पैदाइश के साथ उसको शख्सियत हासिल हो जाती है।
और जब वो मर जाता है, हकूक व फराइज के काबिल नहीं रहता, तो वो शख्सियत खत्म हो जाती है, वो फितरी शख्स नहीं रहता, और वफात के बाद शख्सियत खत्म हो जाती है, वफात के बाद शख्सियत खत्म। यही तस्वुर कानून में पाया जाता है। मुर्दा शख्स के हकूक व फराइज खत्म हो जाते हैं, उसके मफादात मौजूद नहीं रहते, वो खुद किसी जायदाद के मालिक भी नहीं रहते, लिहाजा उसकी कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है। इन हकायक के बावजूद मुर्दा शख्स से मुताल्लिक़ चंद चीजों को कानून तस्लीम करता है कि एक शख्स हकूक व फराइज के काबिल नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद कानून उसके कुछ हकूक को रिकॉग्नाइज कर रहा है। मुर्दा शख्स की लाश की बेहुरमती या उसे फरोख्त नहीं की हो सकती, उसकी इज्जत, शोहरत, वकार को उसकी मौत के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर उसकी इज्जत, शोहरत, उसका कोई नाम बना हुआ है, गुडविल है, उसका तहफ्फुज कानून में मौजूद है, उसकी जायदाद की हिफाजत की जाती है, कानूनन उसके वारसों को मुंतकिल की जाती है। और इस किस्म के जराइम काबिल सजा है, और ऐसा करने पर कानून हरकत में आता है कि अगर इस तरह का कोई काम करे कि मुर्दा शख्स के हकूक को मुतासिर करे, तो कानून हरकत में आता है। अनबॉर्न चाइल्ड, गैर पैदाशुदा बच्चा, कानून में नामौलूद गैर पैदाशुदा बच्चा शख्स को मालिक जायदाद बनने से नहीं रोका गया। उसका यह मतलब भी नहीं है कि जायदाद को नामालूम की खातिर एक तवील अरसे तक जिंदों के मफाद से दूर रखा जाए। कानून का मफरूजा है कि मां के पेट में जो बच्चा है वो पैदाशुदा है। कोक के ख्याल में नामालूम की विलादत की उम्मीद पर कानून में अक्सर अमूर में इसका लिहाज रखा जाता है। शिकम मदर में बच्चे को हलाक करना कानूनन जुर्म समझा जाता है, उसलिए इसकात हमल जुर्म है। जब शिकम मदर में बच्चा होता है तो औरत को सजाए मौत नहीं दी जाती कि उसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। हामला औरत की सजाए मौत को मुल्तवी कर दिया जाता है, तलाक भी नहीं होती जब वो हो, क्योंकि जुर्म का ताल्लुक नौमौलूद से हरगिज नहीं है। नौमौलूद बच्चे के तमाम हकूक उसके पैदा होने पर मौकूफ हो जाते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो उसके तमाम हक मौकूफ हो जाते हैं। अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता है तो तमाम हकूक काला दम हो जाते हैं, गोया उनका वजूद ही नहीं है। पैदा होने से उनके हकूक एस्टेब्लिश हो जाते हैं। गैर पैदाशुदा बच्चे को एक अहम हक ये हासिल है कि अगर उसका वालिद उसकी पैदाइश से कबल किसी हादसे का शिकार होकर मर जाए या उसे कत्ल कर दिया जाए तो ऐसा बच्चा अपनी पैदाइश के बाद मुआवजे के लिए कानूनी चाराजोई कर सकता है। कि कानून की नजर में अनबॉर्न चाइल्ड की क्या अहमियत है। आगे हम देखते हैं जी जानवर को कानूनी तौर पर शख्सी हैसियत ना है, क्योंकि उन्हें हकूक हासिल नहीं होते, ना ही उन पर फराइज आयद होते हैं। बाज़ मुफक्किरीन कानून के नजदीक जानवर भी शख्स तस्वुर किए जाते हैं क्योंकि उन्हें हकूक हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पे जानवरों को जुल्म सितम का निशाना ना बनाया जाए, जानवर का तहफ्फुज किया जाए, ये जानवरों के हकूक हैं। ये हकूक जानदारों को इंसान के खिलाफ हासिल है। एक हकीकत को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर जानवर शख्स होते तो उन्हें ज़िबा करना कानूनन जुर्म होता, जान के बदले जान का कानून उन पर लागू होता। जानवर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकता, इसलिए उसको इंसान का हक, पर्सन का हक नहीं दिया जा सकता। कानून पर जानवरों पर जुल्म सितम करना, उन्हें मारना और ज़िबा करना जुर्म ना है, ना ही जानवरों के ऐसे हकूक को तस्लीम किया गया। अगर जानवरों के हकूक हासिल हैं तो उनके बिलमुकाबिल फराइज आयद होने चाहिए। ऐसे कौन से फराइज हैं जिनकी पाबंदी जानवर शरई तौर पर कर सकते हैं? फिर जानवर कानून के पाबंद नहीं होते, अदालत में हाजिर होकर गवाही देने के काबिल नहीं है, लिहाजा कानूनन जानवर को शख्स नहीं समझा जाता। कानूनन जानवर क्योंकि वो फराइज पूरे नहीं कर सकता। रियासत बहैसियत शख्स, स्टेट एज ए पर्सन, कानूनी मफरूजा के तौर पर रियासत एक कानूनी शख्स की हैसियत रखती है। रियासत हकूक व फराइज पूरे कर सकती है। रियासत बकौल मुफक्किरीन कानून ऐसे अफराद का मजमुआ है जो सियासी तौर पर मुनज़्ज़म है। रियासत भी तो एक इदारा है ना, फर्द आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो वो अपने हकूक व फराइज पूरे करती है।
रियासत हकूक से बहरामंद होती है और फराइज अदा करती है। बाज़ मुफक्किरीन ने रियासत को कारपोरेशन करार दिया। अगर कारपोरेशन को कानूनी तौर पे शख्स की हैसियत दी जाए तो फिर रियासत को भी इस लिहाज से कानूनी शख्स की हैसियत हासिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के लिए टॉपिक कवर किए, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।